हेलो व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे यूनियन बजट के बारे में, जो कि हाल ही में पिछले कल हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने पेश किया है। तो उसमें जो मुख्य बातें हैं वो सारी हम डिस्कस करेंगे। जो उनका अभिभाषण वहाँ पे रहा, तो संसद में रहा, उस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे क्या क्या उन्होंने कहा और कौन कौन सी स्कीम्स नई लॉन्च होने जा रही है या किस स्कीम में क्या प्रावधान किया जा रहा है। इन सब बातों पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहें, जिससे कि आपको बहुत सारी जानकारी संभवतः मिलेगी। तो इस वीडियो में मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं का प्रयोग करूंगा, जिससे कि आपको समझने में सहजता महसूस होगी। तो इंडियाज ग्रोथ इज एस्टिमेटेड टू बी एट 9.2%, हाईएस्ट अमंग लार्ज इकोनॉमीज। ऐसा हमारे वित्त मंत्री का मानना है कि जो हम तरक्की करेंगे वो 9.2 की औसत से करेंगे इस वित्तीय वर्ष में। रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, ports, mass transport, waterways and logistic infrastructure to be strengthened under PM गति शक्ति। अगर आपको याद हो, 15 अगस्त को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में कहा था कि हम गति शक्ति प्लान लॉन्च करने जा रहे हैं, जो कि देश के विकास को गति देगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को मूलतः गति देगा। तो ये प्लान जो है 13 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया है। ये प्लान की अगर हम बात करें गति शक्ति की, तो ये मूलतः प्लान है कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। हम किस तरह से देश में जो है कनेक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। तो इसमें जो जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसको क्लब कर किया जाएगा और जो है 16 मंत्रालय मिलके काम करेंगे, ताकि जो है टाइम बाउंड मैनर में हमारे प्रोजेक्ट्स समाप्त हो सकें। डिजिटल प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाएगा, उसी पर डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर ही सारा ब्यौरा बताया जाएगा कि कार्य की प्रगति कहाँ किस हद तक हुई है। तो इस वर्ष में जो है, इस वित्तीय वर्ष में 2022 और 23 के लिए इस स्पेसिफिक स्कीम में 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगला पॉइंट पे चलते हैं। 750 वर्चुअल लैब्स इन साइंस एंड मैथमेटिक्स, 75 स्किलिंग ई लैब्स फॉर सिमुलेटेड लर्निंग एनवायरनमेंट विल बी सेटअप। तो ये वर्चुअल लैब्स और जो हमारी ये साइंस एंड मैथमेटिक्स में है 750 होंगी और 75 ई लैब्स होंगी फॉर सिमुलेटेड लर्निंग। तो ये साइंस और मैथमेटिक्स में बेहतर वे से, ताकि दूर दराज तक ये चीज़ें पहुंच सके। जो हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं, कमेटी उनकी बनाई जाती है और वो फिर स्क्रीन आउट करते हैं कि कौन सा कंटेंट जो है हमने प्रेजेंट करना है, और उस हिसाब से फिर इसको जो है किया जाएगा। अगला है कि डिजिटल यूनिवर्सिटी विल बी एस्टेब्लिश्ड टू प्रोवाइड एक्सेस टू स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री। हमने देखा कि हम देख ही रहे हैं, कोविड के समय में स्कूल हमारे बंद रहे, तो ऑनलाइन माध्यम ही एक माध्यम था। तो जिसमें कि लोगों ने चाहे व्हाट्सएप पे सीखा या यूट्यूब पर या फिर वेबसाइट्स के माध्यम से, या फिर सरकार ने डिफरेंट पोर्टल्स तैयार किए, उसके माध्यम से लोगों ने तक ये जानकारी पहुंची। इसके अलावा जहां तक हमारा ये, जहां मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है, जहां मोबाइल सिग्नल नहीं है, वहां रेडियो के माध्यम से, जिसके पास मोबाइल नहीं है वो टीवी के माध्यम से सरकार ने इसको पहुंचाने का प्रयत्न किया। तो इसमें एक डिजिटल यूनिवर्सिटी भी बनाई जाएगी, जिसमें कि कुछ कोर्सेज होंगे जो ऑनलाइन ही, अभी तो डिटेल इसकी बाद में आएगी हालांकि। तो अभी तो शुरुआती दौर पे ऐसा ही कुछ हमें लग रहा है कि इसमें इस यूनिवर्सिटी में जो है ये सब चीजें रहने वाली हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कि उद्यम, ई श्रम, एनसीएस and ASEAN portals will be interlinked. They will now perform as portals with live organic databases, providing G2C, B2C and B2B services. तो ये 3-4 अलग-अलग तरह के प्लेटफॉर्म्स थे, भिन्न-भिन्न मंत्रालय को इनको चला रहे थे। अगर हम उद्यम की बात करें तो ये जो हमारा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस होता है, मध्यम लघु उद्योग होता है, उसको रजिस्टर करने के लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया था और इस स्कीम को 2020 में लॉन्च किया गया था। और ये पोर्टल है, इसे हम कहते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन। इसमें कोई भी मेजर फॉर्मेलिटी नहीं रहती, ऑनलाइन ही आपको सारा काम करना होता है और आधार एक रिक्वायरमेंट रहती है जो उसमें अपलोड करना पड़ता है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह शुरू में नहीं होती है। तो ये एक स्कीम जो है उद्यम प्लेटफॉर्म पे जो जितने भी इंटरप्राइजेस हैं, इसमें बहुत से इंटरप्राइजेस ने अपने को रजिस्टर किया है। अगला जो हमारा पोर्टल है ई श्रम। ई श्रम मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने
26 अगस्त 2021 को लॉन्च किया था। ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं लोग, उनको रजिस्टर करने के लिए है, ताकि सरकार जो अपनी स्कीम्स जो बेनिफिट देना चाहती है उन लोगों का अगर हमारे पास ब्यौरा होगा तो हम दे पाएंगे। तो इसीलिए इस ई श्रम पोर्टल को 26 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया है। इसमें भी बहुत से लोगों ने अभी तक रजिस्टर किया है, करोड़ों की संख्या में लोग इस पोर्टल पर रजिस्टर हुए हैं। तो ये भी एक आने वाले समय में पोर्टल काफ़ी अहम भूमिका निभाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, जिनका कहीं भी रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। तो ऐसे लोग, उनको अगर सरकार सुविधा देनी चाहे तो वो इसके माध्यम से ही देगी और देती भी है। अगला जो स्कीम है वो है नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल। ये भी एक पोर्टल 2000 पहले हमारे यहाँ देश में जो है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस हुआ करते थे, तो सारी चीज़ों को व्यवस्था को बदल के जो है नेशनल करियर सर्विस पोर्टल बनाया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने इसको लॉन्च किया था 20 जुलाई 2015 को, प्रधानमंत्री जी द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। इसमें कहाँ कहाँ वैकेंसीज रहती हैं वो बताया जाता है, और जॉब सीकर्स और जॉब प्रोवाइडर्स दोनों जो है एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं और अपने को जो है बेनिफिट्स ले पाते हैं। एक और जो प्लेटफॉर्म इसमें जो है वो है असीम। असीम जो प्लेटफॉर्म है ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने लॉन्च किया था। इसमें ये प्लेटफॉर्म जो है स्किल्ड लोगों को रोजगार देने के लिए है, उनको अच्छे बेहतर जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के लिए है। तो ये प्लेटफॉर्म भी, इसमें कई बार इसका हो सकता है कि इसका डेफिनेशन वगैरह फुल फॉर्म पूछ ले, तो ये आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग है। तो ये सारे पोर्टल्स अब जो अलग अलग थे, जैसे उद्यम अलग था, ई श्रम अलग था, एनसीबी अलग था, स्किल डेवलपमेंट अलग था, इन सभी को आपस में लिंक किया जाएगा, ताकि जो है कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो है जो लोगों को एक ही पोर्टल पे सारी सुविधा मिले, कुछ इस तरह का जो है अनाउंसमेंट बजट में किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन क्लास वन चैनल प्रोग्राम ऑफ पीएम ई विद्या विल बी एक्सपेंडेड फ्रॉम 12 टू 200 टीवी चैनल्स। अभी तक जो है 12 चैनल्स पीएम ई विद्या की स्कीम के तहत जो है चल रहे थे, अब इन चैनल्स को 200 तक कर दिया जाएगा। और सरकार का प्रयास है कि पहली कक्षा से लेकर 12वीं तक सभी जो है सभी के लिए अलग अलग चैनल होंगे, रीजनल लैंग्वेजेस में चैनल होंगे, ताकि जो है वहाँ पे ज़्यादा बेहतर वे से हम पढ़ पाएँ। क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी इसी लाइन पे हमारी है कि जो रीजनल लैंग्वेज है उसको प्रमोट करती है। तो इसी संदर्भ में ये चीज़ें भी होंगी। जो ये पीएम ई विद्या की अगर हम बात करें, ये भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, जो कि पहले हमारे पास बहुत सारे एजुकेशन में प्लेटफॉर्म्स थे, दीक्षा या विद्यादान, इन सबको कोलैबोरेट करके एक प्लेटफॉर्म जो है बनाया गया है पीएम ई विद्या, और उसी पे ये सारी चीज़ें अब हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है वो है दीक्षा। दीक्षा स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जो कि भारत सरकार ने लॉन्च किया है। तो ये कहता है कि वन नेशन वन डिजिटल प्रोग्राम फॉर स्कूल एजुकेशन। अगर हम बात करें विद्यादान की, ये जो भी कंटेंट अच्छा कंटेंट क्रिएट करते हैं वो इस पे अपना शेयर कर, इसमें ये सब प्रोग्राम रखा गया प्रावधान कि उस पर आप अपना कंटेंट जो है शेयर कर सकते हैं, उनको दे सकते हैं और उसको जो है शेयर कर दिया जाएगा। तो ये पूरे जो ये हमारी स्कीम्स हैं, दे आर कमिंग अंडर दी अम्ब्रेला ऑफ पीएम ई विद्या। मनोदर्पण, हमने देखा कि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट कोविड-19 का बहुत ज़्यादा रहा, कि बच्चे घर पे ही थे, मनोवैज्ञानिक दबाव स्टूडेंट्स पे बहुत ज़्यादा रहा। इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए सरकार ने मनोदर्पण नाम से चलाया है, जिससे कि मेंटल वेलबींग को प्रमोट किया जाए। तो उसको, ये भी एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव था। ये सारे इनिशिएटिव्स जो है ये पीएम ई विद्या के तहत है। स्वयं प्रभा पे चैनल्स पे जो कंटेंट मिलता है स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए, वो भी इसमें है। साथ ही साथ स्वयं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि ऑनलाइन कोर्सेज, बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं, आप घर बैठे लर्न कर सकते हैं। और फिर यूज ऑफ रेडियो कम्युनिटी रेडियो एंड पॉडकास्ट, एक शिक्षा वाणी करके पॉडकास्ट जो है ये किया गया है क्रिएट, जिसमें कि ये सारा ऑडियो कंटेंट अवेलेबल है। ई टेक्स्ट बुक्स भी अवेलेबल हैं। ये चीज़ें स्टूडेंट्स के लिए भी हैं। कोई भी ऐसे जो हमारे व्यूवर्स हैं जो देख रहे हैं इस वीडियो को भी सुन रहे होंगे, उनके लिए भी अगर आपको कंटेंट नहीं मिल रहा है, जैसे आप किसी स्कूल का कंटेंट देखना चाहते हैं बेसिक प्रिपरेशन के लिए, तो ये सारे जो हमने प्लेटफॉर्म्स डिस्कस किए, ये कहीं ना कहीं आपको जो है हेल्प करेंगे उस चीज़ को लर्न करने के लिए। तो ई टेक्स्ट बुक्स हैं, ई पाठशाला के तहत आपको पता है ई पाठशाला ऐप पे आपको काफ़ी कंटेंट मिल जाएगा। नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, इसमें भी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, कुछ बुक्स भी हैं जो कि आप देख सकते हैं, जिसमें कि आपको कॉमन सब्जेक्ट्स पे इसमें बहुत अच्छी जानकारी साझा की गई है।
अगला जो है वो है रेलवेज के बारे में। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट विल बी पॉपुलराइज्ड टू हेल्प लोकल बिजनेसेस एंड सप्लाई चेन्स। इस बजट में ये प्रावधान किया गया है कि एक पर्टिकुलर स्टेशन पर उसकी क्या खास बात है उसको वहां दर्शाया जाएगा, लोकल बिजनेस को प्रमोट किया जाएगा, तो इससे लोकल लोगों को जो है उनका प्रोडक्ट बिकेगा, उसको एक मार्केट मिलेगी। ये एक सरकार का पहल है। इसके अलावा 2000 किलोमीटर जो है का जो नेटवर्क है रेल का, उसको कवच स्कीम में लाया जाएगा। तो ये इस वित्तीय वर्ष में किया जाएगा। कवच क्या है? ये ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, जिसमें कि हम एक्सीडेंट्स को कम करने की बात करते हैं, ऑलमोस्ट मिनिमम करने की बात करते हैं। इस कवच स्कीम में होता क्या है कि हम जो है प्रोग्राम में ट्रेन ऐसा सिस्टम सेटअप किया जाता है जिससे कि ट्रेन को रोक दिया जाता है किसी हादसा होने से पहले। तो ये सारा सेटअप जो है ये भी लॉन्च किया जाएगा इसी वित्तीय वर्ष में। 2000 किलोमीटर इसको एक्सपेंड किया जा रहा है। रेलवेज की और बात करें तो इसमें जो है 400 नई वंदे भारत ट्रेन सरकार 3 वर्षों में, अगले 3 वर्षों में चलाने का प्रयास करेगी। 400 नई वंदे भारत ट्रेन चलने का मतलब है कि जो है हमारी रफ्तार, क्योंकि ये जो ट्रेन है वंदे भारत ट्रेन जो हैं ये फास्ट ट्रेन मानी जाती हैं, ट्रेन 18 भी जिसे कहते हैं हम। तो ये सारी जो जितनी भी ट्रेन हैं ये वैसे तो 200 किलोमीटर तक ये चल सकती हैं, बट हमारा ट्रैक जो है इतना एफिशिएंट नहीं होता है, तो 130 के आसपास ये जो है सक्सेसफुली अभी चल रही हैं। तो ये जो वंदे भारत ट्रेन है ये 16 कोच ट्रेन है और इसको जो है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में बनाया जाता है और ये भारत सरकार का एक उपक्रम है जहां इसको बनाया जा रहा है। तो पीएम गति शक्ति हमने डिस्कस किया, उसी में जो है 100 नए कार्गो टर्मिनल्स बनाए जाएंगे देश भर में। ये भी लॉजिस्टिक्स के लिए जो मूवमेंट है हमारा मटेरियल का वो फास्ट हो सके, इसके लिए तरफ जो है इस बजट में ये प्रोविजन रखा गया है। प्रावधान यही है कि हम कैसे कनेक्टिविटी को बढ़ाएं। तो कनेक्टिविटी बढ़ने का सीधा अभिप्राय है कि बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हम किस तरह से कर सकेंगे। अगला है पर्वतमाला नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम। रोपवे डेवलपमेंट कई जगह जहां पे हम नहीं जा पाते हैं, रज्जू मार्ग जिसे हम कहते हैं, तो कई जगह पहुंचना मुश्किल होता है, पहाड़ी इलाकों में जनरली ऐसी दिक्कत रहती है, तो वहां रोपवे का निर्माण किया जाता है और रोपवे के तहत लोग टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है, इससे लोकल रोजगारों को बढ़ावा मिलता है। और ये सब जो है पीपीपी मोड में सरकार करने जा रही है और इसमें 60 किलोमीटर में जो है इस वित्तीय वर्ष में ऐसा सरकार का प्रावधान है कि 60 किलोमीटर लेंथ का जो है 8 रोपवे प्रोजेक्ट्स को स्वीकृति दी जाएगी, प्रदान की जाएगी स्वीकृति। अगला जो है ऑयल सीड्स, हम जो है इंपोर्ट करते हैं ऑयल सीड्स को, उसको भी कम करने के लिए कि हम किस तरह से ऐसा स्कीम सरकार लॉन्च करेगी कि हम खुद डेवलप करें इन सीड्स को, बीज को हम खुद डेवलप करें, ताकि हम जो है एक्सपोर्ट या इंपोर्ट पे, जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं सीड्स पे, इस पे हम डिपेंड ना रहें। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये कहता है कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज जो हमारी हैं उनको कहा जाएगा कि वो अपने सिलेबस को रिवाइज करे, इस तरह से रिवाइज करे कि हम जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स हैं एग्रीकल्चर में उनको हम लागू कर सकें। जैसे आजकल नेचुरल फार्मिंग है या जीरो बजट फार्मिंग की हम बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग की हम बात कर रहे हैं, मॉडर्न डे एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं जिसमें जो मोर मैकेनाइज्ड है, जिसमें कि वैल्यू एडिशन ज़्यादा है और मैनेजमेंट ज़्यादा बेहतर है। इस तरह की जो चीज़ें हैं उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकें। ये भी इसमें करिकुलम में यूनिवर्सिटीज़ को सरकार कहेगी कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ अपने सिलेबस को इस तरह से चेंज करें। अगला है ये एमएसएमई से रिलेटेड है। क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस स्कीम विल बी रिवैम्प्ड विद एडिशनल क्रेडिट ऑफ 2 लाख करोड़ फॉर एमएसएमई। ये जो है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट है एमएसएमई के लिए बना हुआ, ये एमएसएमई विभाग का है और जो है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी जिसे हम कहते हैं। तो ये बेसिकली कैश फ्लो के लिए है कि उनको इजीली जो है एमएसएमईज के लोग अपना काम कर सके। ये पहले भी चल रहा था, इसको और काफी वर्षों से चल रहा है। इसमें एडिशनल 2 लाख करोड़ रुपए सरकार ने डाले हैं, जिससे कि एमएसएमई पे ध्यान इसलिए भी सरकार का रहता है क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो रोजगार है वो कहीं ना कहीं मध्यम लघु जो हमारे उद्योग हैं उसमें बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ा सेक्टर रहता है। इसमें इस पे और भी बहुत सारी स्कीम्स आप आगे देखेंगे जिसपे कि सरकार ने बहुत पैसा जो है इन्वेस्ट करने का सोचा है।
अगला पॉइंट है रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में रैंप ये नया प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा और इसमें 6000 करोड़ का प्रावधान रहेगा 5 वर्षों के लिए। तो अगला जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो हमारा केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग प्रमोट करना है देश में, विद फोकस ऑन फार्मर्स लैंड इन 5 किलोमीटर वाइड कॉरिडोर्स अलोंग द रिवर गंगा इन दी फर्स्ट स्टेज। पहले चरण में गंगा की जो ये 5 किलोमीटर का जो दायरा है उस पर जो है केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग को सरकार बढ़ावा देगी। अगर हम बात करें रोड ट्रांसपोर्ट की, तो नेशनल हाईवे नेटवर्क को जो है बढ़ाया जाएगा, 25,000 किलोमीटर की सड़कें नई बनेंगी और इसके लिए 20,000 करोड़ रुपया जो है इस वित्तीय वर्ष में खर्च किया जाएगा। डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किल्ड एंड लाइवलीहुड, डैश स्टॉक ई पोर्टल विल बी लॉन्च्ड। ये नया पोर्टल जिसमें कि जो स्किल्स अपने बढ़ाना चाहते हैं या अपने स्किल को और अपग्रेड करना चाहते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स वगैरह, इस तरह का प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाएगा। अगला है स्टार्टअप्स विल बी प्रमोटेड टू फैसिलिटेट ड्रोन शक्ति थ्रू वेरियड एप्लीकेशंस एंड फॉर ड्रोन एज अ सर्विस। इसको भी गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है कि ड्रोन एज अ सर्विस हम प्रमोट कर पाएं, जिसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स आने वाले समय में देखे जा सकते हैं। आगे ये भी आएगा कि इसमें किसान ड्रोन्स भी जो है किसान इसका ड्रोन का इस्तेमाल कर सके, उसके लिए भी सरकार ने फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं। और कुछ कोर्सेज आज हमारे ITIs हैं देश भर में, और उसमें से चुनिंदा ITIs में, देश भर के जो चुनिंदा ITIs में कुछ नए कोर्सेज स्टार्ट किए जाएंगे। स्किल बेस्ड कोर्सेज को भारत सरकार शुरू करने जा रही है। और जो अगला मेन है वो ये है कि पोस्ट ऑफिस हमारे हैं, उन सभी पोस्ट ऑफिस में जो है अब कोर बैंकिंग सुविधाओं को पहुंचाया जाएगा। इसका मेन मकसद ये है कि गांव-गांव तक जो है बैंकिंग की सुविधा हो। गांव के जो लोग जिनका छोटा अमाउंट होता है, छोटा कम पैसा होता है बैंक में रखते हैं, तो उसको जो है बढ़ाने के लिए ये जो है स्कीम लॉन्च की गई है कि सभी पोस्ट ऑफिस में बैंकिंग की सुविधा घर द्वार भारत के नागरिकों को मिले, ऐसा इसमें रहेगा। Next है emergency credit line guarantee scheme extended till March 2023. In this scheme, guarantee cover will be expanded by 50,000 crores to a total cover of 5 lakh crores. ये एक स्पेसिफिक योजना है जो कि मई 2020 में लॉन्च की गई थी। ये इसीलिए लॉन्च की गई थी क्योंकि कोविड में हमने देखा कि बहुत सारे लोगों ने अपना रोजगार खो दिया था, तो MSME को बहुत लॉस हुआ। इस सेक्टर को स्ट्रेस से कैसे बाहर निकाला जाए, इसके लिए किया गया था। तो इसी में जो है प्रावधान किया गया है, 50,000 करोड़ रुपए का पुनः प्रावधान किया गया, उसको बढ़ाया गया है अगले वित्तीय वर्ष तक के लिए। अगला जो है ये PM आवास योजना से रिलेटेड है। PM आवास योजना अर्बन भी है, रूरल भी है। तो इसमें 60,000 घरों को बनाने का सरकार का प्लान रहेगा कि 60,000 को घरों को आइडेंटिफाई किया जाए और उस पर जो है किया जाए, बेहतर किया जाए उन्हें। और इसमें ये भी बताया गया बजट में हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने कि 1486 यूनियन लॉज को हमने जो है खत्म किया है। जो पुराने कानून होते हैं उनको, अंग्रेजियत के समय से कानून चल रहे हैं भारत में जिनकी कोई आज के दिन में अहमियत नहीं है, ऐसे कानूनों को जो है रद्द कर दिया जाता है। तो वो रिपील किया गया, 1486 को किया गया है और भी आगे किया जाएगा, ये उन्होंने कहा। फिर विद द एम टू टेक डिजिटल बैंकिंग टू एवरी सिटीजन, डिजिटल बैंकिंग पर भी सरकार का बहुत फोकस है। इसमें भी ऐसा कहा गया कि हम कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में नेशनलाइज्ड बैंक्स को हाईलाइट किया जाएगा, उसको प्रमोट किया जाएगा और डिजिटाइज उनको और बेहतर वे में किया जाएगा। डिजिटल सर्विसेज ई फॉर्म में सुविधाएं लोगों को दी जा सके, ऐसा जो है सरकार का प्रयत्न रहेगा। जो नया इनिशिएटिव है ये PM डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट, ये वहाँ पे जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनके लिए है और इसमें वहाँ के लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए ये सारा इनिशिएटिव, इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर किया जाए, इस तरह से डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ का काम किया जाएगा इस स्पेसिफिक इनिशिएटिव में। और इसमें कुछ सीड ग्रांट भी भारत सरकार जो है लॉन्च, जब इसको लॉन्च करेगी तो देगी, उसमें काफ़ी कुछ पैसा भी दिया जाएगा। Government will pay 2.37 lakh crores towards procurement of wheat and paddy under MSP minimum support price operations. तो जो ये वित्तीय वर्ष 2022-23 है, इसे अंतर्राष्ट्रीय ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया है।
जो एक नई घोषणा जो इस बजट में हुई वो ये है कि ई पासपोर्ट्स जो है सरकार रोल करेगी। अभी तक जो है पासपोर्ट्स ई फॉर्म में नहीं होते थे भारत में, लेकिन अब जो है इस वर्ष भारत सरकार भी जो है ई पासपोर्ट्स को रोल करने जा रही है अपने नागरिकों के लिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है ये बता रहे हैं कि 10.6 लाख करोड़ के आसपास रहेगा, अबाउट 4.1% ऑफ द जीडीपी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। इसके अलावा सोवरन ग्रीन बॉन्ड्स टू बी इश्यूड इन पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट इनिशिएटिव्स इन द इकोनॉमी। तो ग्रीन बॉन्ड्स भी किए जाएंगे पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स के लिए। नेक्स्ट जो है ये हेल्थ से रिलेटेड है कि जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि टेली जो हमारा जो मेंटल हेल्थ है वो एक इशू ऑफ कंसर्न है आज की डेट में, क्योंकि कोविड से जो है मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। तो इसी के लिए इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार एक नया प्रोग्राम लॉन्च करेगी जिसका नाम रखा गया है नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। इसको लॉन्च किया जाएगा। इसमें 23 मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशंस को जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। तो ये ऑनलाइन मोड पे लोग उनसे बात कर सकेंगे एक्सपर्ट से, और अपनी जो है अपनी कहानी बयां कर पाएंगे, अपना दर्द बयां कर पाएंगे, जिससे उनको जो है सुविधाएं और बेहतर होंगी, जिससे उनका मेंटल जो स्वास्थ्य है वो सुधरेगा। इसके अलावा फंड विल बी फैसिलिटेटेड थ्रू नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसके तहत भी बहुत सारे जो है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज होती हैं गाँव के क्षेत्र, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, तो उसको और बेटर किया जाएगा। अगला है यूज ऑफ किसान ड्रोन्स। ये मैंने आपको शुरू में बताया, जहां हम ड्रोन्स की बात हो रही थी, तो ड्रोन डेवलपमेंट पे सरकार का फोकस रहने वाला है और किसान ड्रोन्स को प्रमोट किया जाएगा क्रॉप की असेसमेंट के लिए, डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स के लिए, स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड्स और न्यूट्रिएंट्स के लिए भी इसको यूटिलाइज किया जाएगा। और एक शहरी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो एक जो हमारा जो ये प्रॉब्लम है कि व्हीकल्स का प्रॉब्लम हो रहा है, पोल्यूशन का प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसमें हमने जो है बैटरी स्वैपिंग का नई स्कीम होगी जो कि सरकार लॉन्च करेगी। तो अगला जो कॉन्सेप्ट है वो जनरली यही रहेगा कि फॉसिल फ्यूल्स को हमने रिप्लेस करना है विद रिन्यूएबल फ्यूल्स, जिसके तहत आप चार्जिंग स्टेशंस वगैरह का देख रहे हैं। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, बहुत सारी सब्सिडीज उसके ऊपर भी अवेलेबल हैं, उसमें इंसेंटिव्स भी बहुत सारी गवर्नमेंट से देनी जा रही है। तो इसके बाद जो है डिजिटल रुपी विल बी इशूड। ये एक नई बात जो है कही गई है कि आरबीआई जो है नई डिजिटल रुपी को इशू करेगा। अभी किस तरह से होगा ये देखने वाली बात है, बट इस साल ये इन्होंने कहा है कि इस वित्तीय वर्ष में हम जो डिजिटल रुपी को लॉन्च करेंगे। नेक्स्ट है ये डिफेंस से रिलेटेड है। 68% ऑफ कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट फॉर डिफेंस टू बी ईयरमार्क्ड फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्री टू प्रमोट आत्मनिर्भरता एंड रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट। कुछ सालों से हमने देखा कि डिफेंस सेक्टर को खोला गया, एफडीआई भी उसमें आया, और अब सरकार चाह रही है कि इंडिजिनियस डेवलपमेंट भारत में ही लो है, सरकार लोकल लोग उसको कंपनी से हमारी इसको बनाए, हमारे इक्विपमेंट्स को बनाए। तो इसके लिए जो है 68% जो पैसा है वो जो है इसी के लिए रखा गया है कि जो देश में निर्मित चीजें होंगी डिफेंस में उसका इस्तेमाल किया जाएगा। एक बात है, अगर हम इकोनॉमिक जोन्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करें तो उसमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पहले हुआ करती थी, इसमें भी जो है इसको रिप्लेस किया जाएगा, नया कानून इसमें लाया जाएगा जिसमें कि और चीज़ों को दायरे में लाया जाएगा, जिससे इंडस्ट्रियल एरियाज को और बेहतर तरीके से डेवलप किया जा सके। एक नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट, जिसमें कि 44,605 करोड़ खर्च होंगे, और इससे काफ़ी भूमि जो है हमारी इरिगेशन भी उसमें होगी, और ड्रिंकिंग वाटर विल बी प्रोवाइडेड टू 62 लाख पीपल, और 103 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन भी होगी। और इसके अलावा जो जैसा मैंने आपको बताया कि रिन्यूएबल एनर्जी पे सरकार का फोकस रहेगा आने वाले समय में। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो हमारा जो मिशन है वो ये है कि 280 गीगावाट जो है हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हो जाए 2030 तक। इसमें 19,500 करोड़ का जो है प्रावधान किया जाएगा ताकि सोलर जो है हमारे पैनल्स हैं, जो सारा जो प्रोसेस होता है, सोलर पैनल जो बनते हैं जो कि बिजली उत्पन्न करते हैं, उसके लिए सोलर एनर्जी के लिए उस पर ये पैसा खर्च किया जाएगा। अगला है जी कस्टम ड्यूटीज ऑन कट डायमंड्स हैव बीन रिड्यूस्ड टू 5%। कस्टम ड्यूटीज ऑन इंपॉर्टेंट केमिकल्स लाइक एसिड्स हैव बीन आल्सो रिड्यूस्ड। इसको भी जो है सरकार ने रिड्यूस कुछ हद तक किया है।
इन्होंने जहाँ तक जो टैक्स पेयर्स की अगर हम बात करें तो इसको इस बार उसमें कोई चेंज नहीं लाया है, ये यथास्थिति बरकरार रहेगी। जो पिछले साल की जो टैक्स की जो सिचुएशन थी वही सेम ब्रैकेट्स रहेंगे। तो जो स्टार्टअप्स को सुविधाएं मिल रही थी वही उनको मिलती रहेंगी। और टैक्स डिडक्शन लिमिट है, ये एम्प्लॉय से जुड़ी चीज़ है, ये इसको 18% से लेकर 15% जो है कर दिया गया है। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स टू बी टैक्स्ड एट 30%, तो 30% इस पे टैक्स लगेगा डिजिटल एसेट्स पे, और 1% उस पर TDS भी कटेगा ट्रांसफर पे। अगला जो इम्पोर्टेंट कानून देश में आया, आप जानते हैं पिछले कुछ वर्षों में, वो है GST। GST से जो है बहुत इस पर बवाल था, सेंट्रल स्टेट के बहुत सारे इश्यूज थे, रेवेन्यू जनरेशन इशू था। लेकिन वित्त मंत्री ने कहा कल जो हमारा बजट भाषण उनका था कि जनवरी के महीने में 31 जनवरी तक 1.4 लाख करोड़ की जो है आय इससे भारत को, सरकार को हुई है। ये सबसे ज़्यादा है किसी महीने में जो आय भारत सरकार को GST लागू होने से हुई है। जो वित्तीय घाटा हमारा रहता है वो उसमें बताया गया है कि जो वित्तीय घाटा है वो 6.4 रहेगा, 6.4 ऑफ द GDP रहेगा। इस बार जो है फिजिकल डेफिसिट कहा जा रहा है कि 6.9 के आसपास रहने वाला है। वैसे जो फिजिकल डेफिसिट है ये प्लान किया गया था कि इसको 3 से नीचे लाया जाए, बट कोविड की वजह से जो हमारी वित्तीय स्थिति है, फिजिकल डेफिसिट काफ़ी बड़ा है, 9% से लेकर इसको सरकार ने अब 6-7 के आसपास लाया है। तो इसको जो अगला टारगेट है वो इस वित्तीय वर्ष के लिए ये है, इसको 6.4 तक रखा जाए। और इसमें जो टैक्स पेयर से रिलेटेड बात है, किसी का कोई एरर रह गया है, गलती रह गई है, उसको सुधारने के लिए भी 2 साल और दिए गए हैं। जो सेंट्रल और स्टेट टैक्स डिडक्शन लिमिट है ये भी एम्प्लॉयज के लिए है, तो उनको भी एट पार विद सेंट्रल। एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट में ये था कि 14% जो है डिडक्शन लिमिट हुआ करती थी, अब जो है वो कुछ स्टेट्स ने कर भी दिया था, लेकिन अब सेंटर ने कहा है कि सेंटर और स्टेट, सारी स्टेट्स के एम्प्लॉय जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनको सभी का ये जो है इसको इंक्रीज किया जा रहा है, 10 से 14% तक इसको इंक्रीज किया जाएगा, जो कि जो है इससे हमारे जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनको काफ़ी बेनिफिट होने के आसार हैं। डिजिटल का मैंने आपको बता ही दिया, तो इसमें ये कुछ इंपॉर्टेंट बात थी।